Hello all. Very warm good morning to all of you. I welcome you to the fifth Business Standard Analysis by Mr. Rahul Gopalwar, your faculty for general awareness. We will be studying all the current affairs of 16 November that has been posted on the Business Standard newspaper. So this session will cover all of the important news from sports like cricket, where we'll be discussing about Mohammad Shami, Virat Kohli, and also we'll be discussing about Indian Middle East Economic Corridor, some of the important points that has been stated in the today's newspaper, as well as some of the statements that has been given by the Finance Minister Nirmala Sitharaman. She said that India will be the third largest economy by 2027 and we will surpass Japan as well as Germany to become the third largest economy. There are some kind of agreements that are signed between 197 and some another company. RBI has two banned two digital products of Bajaj Finance, that is Insta EMI and Ecom. So what is this all about? We'll see much more in detail going forward. So let's begin with the first news. So फर्स्ट न्यूज आरबीआई ने बैन किया है दो प्रोडक्ट्स बजाज फाइनेंस के. बजाज फाइनेंस इज व्हाट? बजाज फाइनेंस इज एनबीएफसी. एनबीएफसी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी. एनबीएफसी का मैंने आपको बताया था कि एनबीएफसी कौन से सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड होता है. दैट इज सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 1956. तो ये एनबीएफसी के दो प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है, इंस्टा ईएमआई और ई कॉम. अभी ये दोनों प्रोडक्ट्स को बैन क्यों किया है बजाज फाइनेंस के? क्योंकि उन्होंने कुछ डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस थे आरबीआई की, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया था. अभी क्या उन्होंने फॉलो नहीं किया था? तो दो चीजों को फॉलो नहीं किया था उन्होंने. कौन सी दो चीजें हैं? की फैक्ट स्टेटमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट देना होता है बोरोवर्स को, वहां पे बजाज फाइनेंस या कोई भी डिजिटल लोन कंपनी को बताना पड़ता है की फाइनेंस फैक्ट स्टेटमेंट में कि एनुअल परसेंटेज रेट क्या है, कितने परसेंट पे लोन दिया जाएगा एक बोरोवर को. अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो कंपनी वो बोरोवर से रिकवरी कैसे कर सकती है पैसा? ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर कौन है? वो बजाज फाइनेंस का. ये सारी चीजें बजाज फाइनेंस को की फैक्ट स्टेटमेंट में बतानी थी, पर उन्होंने नहीं बताई. तो उन्होंने दो चीज की थी. एक तो की फैक्ट स्टेटमेंट इशू ही नहीं किया, और दूसरे में की फैक्ट स्टेटमेंट इशू किया बट वहां पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई थी. तो इसीलिए आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के ये दो प्रोडक्ट्स को रिसेंटली बैन किया है. चलिए, सो इंस्टा ईएमआई एक वर्चुअल कार्ड है जो आपके मोबाइल फोन में रहेगा. वो वर्चुअल कार्ड जो आपके मोबाइल फोन में रहेगा, इट इज अ क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड मतलब लोन मिलना चाहिए. इस पे कितने का लोन मिलता है आपको जब आप ये कार्ड लेते हो? दैट इज 2 लाख रुपीज का लोन मिलता है. कितने महीने में ये 2 लाख रुपए का लोन चुकाना पड़ता है? अप टू 60 months. दैट इज विद इन 5 years. दैट इज द मैक्सिमम लिमिट और द मैक्सिमम टेन्योर. यहाँ पे एक चीज है कूलिंग ऑफ पीरियड. ठीक है, कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब क्या होता है यार? मैंने 5 साल लोन लिया, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल राहुल ने का लोन जो मैच्योर हो रहा है वो जनवरी 2029 में हो रहा है. अभी मुझे बजाज फाइनेंस को पूछना पड़ेगा कि जैन 29 को अगर मेरा लोन मैच्योर हो रहा है तो उसके बाद मुझे कितने दिन रुकना पड़ेगा, कितने महीने रुकना पड़ेगा या कितने साल रुकना पड़ेगा ताकि मैं नया लोन मेरे नाम पे अवेल कर सकूं बजाज फाइनेंस से ही. ठीक है, दैट इज नोन एज कूलिंग पीरियड. मुझे कितना टाइम रुकना पड़ेगा दूसरे लोन के लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ कूलिंग पीरियड. इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं. विराट कोहली ने हिस्ट्री क्रिएट की है. ये पहले बैटर बन गए हैं जिन्होंने 50 हंड्रेड्स मारे हैं ओडीआई क्रिकेट में. ठीक है, तो कोहली ने अपना 50वां सेंचुरी, 50वां हंड्रेड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मारा था अभी कल के मैच में. ये कहां पे मारा था? वानखेड़े स्टेडियम में मारा था, दैट इज इन मुंबई. कितने बॉल्स में उन्होंने ये 100 बनाए हैं पता होना चाहिए. दैट इज इन 106 बॉल्स. अर्लियर रिकॉर्ड कौन होल्ड करता था? सबसे ज्यादा वर्ल्ड में किसके सेंचुरीज थे? सचिन तेंदुलकर के सेंचुरीज थे इन ओडीआई क्रिकेट. कितने थे?
49 सेंचुरीज उनके नाम पे थे, तो कोहली ने अभी उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और दैट इज वो 50th सेंचुरी पे पहुंच गए हैं। विराट कोहली ने पहली सेंचुरी कब मारी थी पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में, आपने देखा होगा। एक आरबीआई ग्रेड बी में सवाल आया था कि एक कोई तो वर्ल्ड कप था, आई गेस 1983 का वगैरह वर्ल्ड कप था, वहां पे पूछा गया था इंडिया ने वेस्ट इंडीज को कितने रन या कितने विकेट से हराया है। ये फेज ये शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में कभी तो क्वेश्चन आया था फेज 1 एग्जामिनेशन में, अभी रिसेंटली आरबीआई 2023 के, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पता होना चाहिए। पहला शतक विराट कोहली ने कब मारा था? 24 दिसंबर 2009 को मारा था एट ईडन गार्डन्स कोलकाता। किसके अगेंस्ट मारा था? अगेंस्ट श्रीलंका। इसी के साथ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पे हम बात करते हैं। निर्मला सीतारमन ने कुछ चीज बोली है इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत। उन्होंने बोला है यार ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहा है, इसराइल पैलेस्टाइन में वॉर चल रहा है, जिसके वजह से ये जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ये जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसमें डिले देखने के लिए मिल सकता है। क्यों डिले देखने के लिए मिल सकता है? बिकॉज ऑफ इसराइल पैलेस्टाइन वॉर। अभी ये प्रोजेक्ट बनाने की बात कहां पे की थी हमने? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में की थी। कहां पे की थी? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में की थी, ठीक है, जो कि साइन हुआ था सितंबर मंथ में न्यू दिल्ली में, वहां पे हमने इसके बारे में बात की थी। अभी ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है यार? क्योंकि इंडिया के पोर्ट्स के थ्रू, इंडिया के रेल नेटवर्क्स के थ्रू हम डायरेक्टली मिडल ईस्ट और यूरोप के कंट्रीज के साथ जुड़ सक रहे हैं। इंडिया डायरेक्टली मिडल ईस्ट और यूरोपियन नेशंस के साथ जुड़ रहा है थ्रू द पोर्ट नेटवर्क्स बिकॉज ऑफ दिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अभी तो हम यूरोप को गुड्स सेंड करते हैं, मिडल ईस्ट को गुड्स सेंड करते हैं, बट उसमें दिक्कत है। उसमें क्या दिक्कत है? हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करके मिडल ईस्ट या यूरोपियन कंट्रीज में हमारे गुड्स को डिलीवर करना पड़ता है। तो उससे क्या हो रहा है? हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, हमारा ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, तो ऐसी कुछ चीजें बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट सिनारियो। तो इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ये क्या कर रहा है? ये आपका डायरेक्टली रास्ता बना रहा है, छोटा रास्ता बना रहा है, जिसके थ्रू हम कम डिस्टेंस में इंडिया से मिडल ईस्ट से यूरोपियन कंट्रीज में हम हमारे गुड्स को एक्सपोर्ट कर सके या फिर इंपोर्ट कर सके। इसकी वजह से क्या होगा? लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा? हमारा ग्रीन हाउस गैस भी कम होगा, क्योंकि गाड़ी जो आपकी शीप है वो कम चलेगी तो ऑब्वियसली कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है? जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली कुछ नई चीज आ रही है तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिलेगी। अभी ये इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या कर रहा है? इंडियन पोर्ट्स को जोड़ रहा है वेस्ट एशियन पोर्ट्स के साथ, ठीक है। जैसे कौन से पोर्ट्स के साथ जोड़ रहा है यार? हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, मुंद्रा पोर्ट है और कांडला पोर्ट है। ये तीनों पोर्ट्स मिलके अलग वेस्ट एशियन पोर्ट्स के साथ जुड़ रहे हैं। कौन से पोर्ट्स है? जेबल अली, फुजेरा, अबू धाबी, सऊदी अरेबियन पोर्ट्स ऑफ दमान, रसाल खैर एंड गुआई फैत। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कौन से इंडियन पोर्ट्स दूसरे पोर्ट्स के साथ जुड़ने वाले हैं। कौन से पोर्ट्स है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट एंड द कांडला पोर्ट, ठीक है। अभी एक रेल सेगमेंट भी है जो हमारे इंडिया को कनेक्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया और पोर्ट ऑफ हैफा के साथ, ठीक है। पोर्ट ऑफ हैफा कहां पे? इसराइल में है। पोर्ट ऑफ हैफा कहां पे? इसराइल में है। अभी इसराइल में ही वॉर चल रहा है, इसलिए हमने बात किया है कि ये इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है या फिर इसको डिले हो सकता है इसको बनाना, ठीक है। तो ये हाइफा पोर्ट ही है जो पोर्ट हमें यूरोपियन कंट्रीज के साथ जोड़ता है, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, तो आईएमएसी आपको मैंने बताया था इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये साइन हुआ था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में, जो कि हुआ था न्यू दिल्ली में। और ये हमारा इंडिया का किस तरह का समिट था? कौन से एडिशन का, कौन से एडिशन का G20 समिट था? दैट इज 18 G20 समिट। इंडिया का प्रेसिडेंसी कब खत्म होने वाला है? अभी। कब? 30 नवंबर पे।
कब? 30 नवंबर पे इंडिया का प्रेसिडेंसी खत्म होने वाला है। G20 का थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम। अभी G20 अगले साल अभी 1 दिसंबर 2023 से G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास जाने वाली है? वो जाने वाली है आपके ब्राजील के पास। किसके पास? ब्राजील के पास। चलिए नेक्स्ट बात की है, मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कुछ बात किया है। क्या बात किया है कि इंडिया ओवरटेक करेगा जापान और जर्मनी को और बन जाएगा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। ये हमारा प्रेडिक्शन है, ठीक है। होता है या नहीं होता है आगे हमें देखना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बोला था इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा बस वो 7% का रहेगा। इन्होंने तो 7% बोल दिया। आरबीआई क्या बोल रहा है? आरबीआई ये चीज बोल रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रो करेगा, इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रो करेगी वो 6.5% से ग्रो करेगी। इन्होंने बोला है इंडिया का इकोनॉमी जो ग्रो करेगा अंडर 7% ग्रो करेगा, ठीक है। बाय 2047 इंडिया एस्पायर्स टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, ऐसा भी उन्होंने बोला है। डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2027, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। चलिए डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। उन्होंने बोला यार ब्लू इकोनॉमी का भी ना हमारे इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी भी हमारे जीडीपी का 4% कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी कितना है? 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। किसका जीडीपी? इंडिया का जीडीपी, ठीक है। ब्लिव इकोनॉमी मतलब क्या? ब्लिव गुड्स मतलब क्या? ऐसे गुड्स जो आप समुंदर या फिर पानी से निकाल रहे हो, दैट इज नोन एज ब्लिव गुड्स, ठीक है। आप समुंदर से, लेक से या फिर कोई भी वाटर सोर्स से अगर आप फिशेस निकाल रहे हो, प्रॉन्स निकाल रहे हो, आप ऑयल निकाल रहे हो, नेचुरल गैस निकाल रहे हो, दैट इज ऑल नोन एज ब्लू गुड्स, ठीक है। सो कुछ भी चीज जो पानी से निकलती है दैट इज नोन एज ब्लू गुड्स। और ये जब गुड्स, इस गुड्स के अगेंस्ट में कोई पैसा कमाता है, इस गुड्स के अगेंस्ट अगर इंडियन इकोनॉमी को पैसा मिलता है, मैन्युफैक्चरर को पैसा मिलता है इस गुड्स के अगेंस्ट में, एंड दैट इज नोन एज ब्लू इकोनॉमी। ब्लू गुड्स से मिलने वाला पैसा इज कंसिडर्ड एज अ ब्लू इकोनॉमी। तो ये ब्लू इकोनॉमी का हमारे इंडिया के जीडीपी में शेयर है अराउंड 4%। यूंगटैड ने भी बोल दिया यार इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ओशन बेस्ड गुड्स का, दैट इज ब्लू गुड्स का इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है among developing countries in 2020। developing countries in 2020 फर्स्ट कौन होगा? ऑब्वियसली चाइना। चाइना डेवलपिंग कंट्रीज में फर्स्ट है एक्सपोर्टर ऑफ ओशन बेस्ड गुड्स एंड वी आर द सेकंड, जो बोला है यूंगटैड ने। यूंगटैड कहां पे इसका हेडक्वार्टर्स है? जिनीवा स्विट्जरलैंड। हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है यूंगटैड के? रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन। चलिए इंडो पैसिफिक के बारे में भी कुछ सीतारमन जी ने बोला है कि इंडो पैसिफिक जो ये रीजन है वो ग्लोबल जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूट करता है और ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड में 50% कंट्रीब्यूट करता है। इसके बारे में पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने सवाल देखे हैं। अभी कोई तो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुई थी 4 से 5 महीने पहले, वहां पे पूछा था ये ब्रिक्स कंट्रीज है या फिर ये G20 कंट्रीज है, उनका शेयर ग्लोबल जीडीपी में कितना है? तो ऐसी चीजें पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल शिपमेंट्स, यार आपने देखा होगा आज से 7 8 10 साल पहले इंडिया जो एक्सपोर्ट्स करता था वो कम था, और अभी जो इंडिया एक्सपोर्ट्स कर रहा है वो काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसके बारे में ही यहाँ पे उन्होंने बात की है। सो इंडिया पहले एक्सपोर्ट करने में 44th रैंक पे था, दैट इज इंडिया के जो एक्सपोर्ट से काफी कम थे अभी के मुकाबले, तो इसलिए वो पीछे था। अभी उसका रैंक आगे बढ़ गया है, दैट इज इंडिया अभी 22nd रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ exports of goods, in terms of exports of goods, that is we also called as a international shipments। इसी के साथ हम फिफ्थ न्यूज पे बढ़ते हैं। मोहम्मद शमी becomes the first Indian bowler in a one-day international cricket match to take 7 wickets। पहला इंडियन बॉलर है, इसके पहले ये फिट किसी ने भी अचीव नहीं की थी, ठीक है। याद रखिए 7 विकेट्स बाय इंडियन बॉलर मोहम्मद शमी। किसके अगेंस्ट ली थी? अगेंस्ट न्यूजीलैंड। कहां पे ली थी? इन द स्टेडियम वानखेड़े, दैट इज इन मुंबई। चलिए
So Shami recorded the best bowling figures for India in World Cup history. क्या रिकॉर्ड है यार? 7 विकेट्स फॉर 57 रन्स. इसके पहले बेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में किसका था? आशीष नेहरा का था. कितना था? 6 फॉर 23. कितना? 6 फॉर 23. 6 विकेट्स फॉर 23 रन्स. किसके अगेंस्ट में था आशीष नेहरा का? अगेंस्ट इंग्लैंड इन डरबन, दैट इज इन 2003 वर्ल्ड कप. चलो, तो ये वर्ल्ड कप की बात हो गई. वर्ल्ड कप में बेस्ट इंडिया का फिगर मोहम्मद शमी का है अभी, पर उन्होंने किसको बीट किया है? आशीष नेहरा को बीट किया है. बट अगर हम ओवरऑल ओडीआई में बात करें, तो ओवरऑल ओडीआई में भी अभी किसका रिकॉर्ड है यार? शमी का रिकॉर्ड है. बट उनके पीछे सेकंड बेस्ट कौन है? उनके पीछे सेकंड बेस्ट है आपके स्टुअर्ट बिनी, जिन्होंने 6 विकेट्स लिए थे 4 रन देके. किसके अगेंस्ट? बांग्लादेश के अगेंस्ट. ये मैच कहाँ पे होता? मीरपुर में हुआ था. कब हुआ था? 2014 में हुआ था. ठीक है. अगर हम बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ओडीआई की बात करें तो फर्स्ट इज मोहम्मद शमी एंड सेकंड इज स्टुअर्ट बिनी. वर्ल्ड कप की बात करें तो फर्स्ट इज मोहम्मद शमी एंड सेकंड इज आशीष नेहरा. आई होप इट इज क्लियर. Shami also became the first Indian bowler to take 2 5-wicket haul against the opponent in the World Cup. इसके पहले वर्ल्ड कप में किसी भी इंडियन बॉलर ने 2 5-wicket हॉल नहीं लिए हैं. ठीक है. 2 बार आई मीन उन्होंने पहले भी 5 विकेट लिए थे पहले कोई वर्ल्ड कप के मैच में इसी साल, और अभी कल के इसमें भी उन्होंने 7 विकेट लिए, दैट इज मोर देन 5 विकेट लिए हैं. सो इसके पहले ये चीज कोई भी इंडियन बॉलर ने अचीव नहीं की थी इन द वर्ल्ड कप. ठीक है. इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है. ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है. मर्चेंडाइज इज नथिंग बट द गुड्स. ठीक है. वैसे ही हम इनविजिबल को सर्विसेज बोलते हैं. ठीक है. जैसे बैंकिंग सर्विसेज, रेमिटेंस, ये जो भी सर्विसेज इंडस्ट्री है उसको हम इनविजिबल भी बोलते हैं. सो मर्चेंडाइज मतलब गुड्स. मर्चेंडाइज ट्रेड, गुड्स का ट्रेड, गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. सिंपल, ऑब्वियसली. या सो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट. सो गुड्स का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है. ट्रेड डेफिसिट कब बढ़ता है? जब इंपोर्ट पेमेंट्स ज्यादा किए जाते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट पेमेंट्स, तब जाके आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है. ठीक है. जब इंपोर्ट पेमेंट्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट पेमेंट्स, तब जाके आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ है? गुड्स का इंपोर्ट्स पेमेंट ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू गुड्स का एक्सपोर्ट पेमेंट्स, इसलिए हमें मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट देखने के लिए मिल रहा है. अक्टूबर मंथ में ये डेफिसिट कितना पहुंच गया? 31.5 बिलियन यूएस डॉलर. क्यों पहुंच गया? क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गोल्ड और सिल्वर की डिमांड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन ऑफ दिवाली. तो डिमांड कर रहे हैं हमारे लोग, तो इसीलिए गवर्नमेंट या आरबीआई क्या कर रहा है या फिर इंपोर्टर्स क्या कर रहा है? भारी मात्रा में दूसरे कंट्री से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट कर रहे हैं. ऑब्वियसली भारी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट पेमेंट्स भी करने पड़ेंगे अच्छे मात्रा में, और ये इस चीज की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है. ठीक है. चलिए. सो जब इंपोर्ट्स पेमेंट्स बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट पेमेंट्स, देन वी गेट अ ट्रेड डेफिसिट. तो ये डेटा किसने पब्लिश किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने. ठीक है. यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया है, इसको याद नहीं रखना है आपको. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स तो ग्रो किया है पिछले 11 मंथ में. कितना ग्रो किया? 33.6 बिलियन. बट उससे ज्यादा इंपोर्ट्स हुए हैं हमारे. कितने हुए हैं? 65.03 बिलियन यूएस डॉलर. दैट इज अप्रोक्सीमेटली डबल. ठीक है. कितने मंथ में हुए? पिछले 13 मंथ्स में. चलिए. तो इसी के बारे में ये चीज यहाँ पे बोली गई है कि इंपोर्ट पेमेंट्स बहुत ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट पेमेंट्स, दैट्स व्हाई वी हैव अ ट्रेड डेफिसिट. डब्ल्यूटीओ ने भी पिछले मंथ एक प्रोजेक्शन दिया था कि उन्होंने बोला था कि जो वर्ल्ड का मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम रहेगा 2023 में, काफी कम गुड्स का ट्रेड किया जाएगा. दैट इज गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा पिछले साल के कंपैरिजन में. कितने का इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा हमें मर्चेंडाइज ट्रेड में? दैट इज जस्ट 0.8% फ्रॉम द लास्ट ईयर. ठीक है.
अप्रैल में जब उन्होंने प्रोजेक्शंस दिया था तब उन्होंने बोला था कि गुड्स का ट्रेड 1.7% इंक्रीज हो सकता है, बट अभी वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं 1.7% नहीं होगा, 0.8% होगा। चलिए 2024 में का उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है, वहां पे बोला है उन्होंने कि गुड्स ट्रेड इंक्रीज हो सकता है 3.3% से, पर पहले उन्होंने जो प्रोजेक्शन दिया था उसमें बोला था इट कुड बी 3.2%। चलिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, व्हाट इज मीन बाय माइक्रो फाइनेंस लोन्स? ऐसे लोन्स जो एक एंटिटीज के द्वारा दिए जा रहे हैं ऐसे बोरोवर्स को जिसका हाउस होल्ड इनकम लोअर देन 3 लाख रुपीज है। सो ऐसे लोन्स ऐसे इंडिविजुअल्स को दिए जा रहे हैं जिसका फैमिली इनकम लेस देन 3 लाख रुपीज है, उस तरह के लोन्स को हम माइक्रो फाइनेंस लोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट में बताया गया है, रिपोर्ट किसने दी हुई है? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने। ठीक है, इन्होंने बोला है कि कौन से एंटिटीज ने सबसे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन्स बांटे हैं। किसने बांटे हैं यार? एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने सबसे ज्यादा लोन्स दिए हैं टू द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री और टू द माइक्रो फाइनेंस पीपल। चलिए उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद बैंक्स का नंबर आता है। उसके बाद किसका नंबर आता है? आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक का नंबर आता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उन्होंने सबसे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन्स दिए। उसके बाद हमारे कमर्शियल बैंक्स आ गए। उसके बाद हमारे नीश बैंक आ गया जो कि है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, किसने बोला है? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क का ये रिपोर्ट है। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क क्या है? ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम एसआरओ भी बोलते हैं। किसका एसआरओ है ये? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का। चलिए सो कितने लोन्स प्रोवाइड किए माइक्रो फाइनेंस 2022-23 में? कितने लोन्स? 3.48 ट्रिलियन रुपीस के। कितने क्लाइंट्स को, कितने कस्टमर्स को दिए हैं? ओवरऑल 660 मिलियन क्लाइंट्स को। कितने को? 660 मिलियन क्लाइंट्स को। ठीक है, अभी ये जो फिगर है 3.48 ट्रिलियन रुपीस, इसमें से 73.9% तो बस बैंक्स और एनबीएफसी ने मिला के ही दिए हुए हैं। तो ये चीज पता होनी चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 197 कम्युनिकेशन एक कंपनी है, उनका ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है पेटीएम। ठीक है, जैसे एक आईटीसी कंपनी है, आईटीसी का प्रोडक्ट है सनफिस्ट। ठीक है, आईटीसी का प्रोडक्ट है सनफिस्ट, आईटीसी का प्रोडक्ट है आटास। ठीक है, सो ऐसे कुछ अपने अपने उनके ब्रांड्स होते हैं एक बड़े कंपनी के। सो 197 कंपनी, 197 कम्युनिकेशन इज द कंपनी जिनका ब्रांड नेम है पेटीएम, जिनका ब्रांड नेम है फिनटेक का पेटीएम। उन्होंने पार्टनरशिप की है एमेड यूएस के साथ। क्या करने के लिए? टू इंटीग्रेट द ट्रैवल टेक्नोलॉजीज कंपनीज प्लेटफॉर्म इन सर्च, बुकिंग एंड पेमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो 3 साल का पार्टनरशिप किया है एमेड यूएस के साथ। इससे क्या फायदा होगा? एज अ कंज्यूमर अगर मैं पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, मैं पेटीएम ओपन कर रहा हूँ, तो वही जाके मैं सारी की सारी सर्च बुकिंग्स मेरी कर सकता हूँ, मैं पेमेंट्स कर सकता हूँ। तो वो सारे पेमेंट्स एमिड यूएस को चले जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल अगर इंडिविजुअल है, वो पेटीएम पे गया है, उसको स्विट्जरलैंड जाना है। ठीक है, तो मैं स्विट्जरलैंड पे, मुझे अगर स्विट्जरलैंड जाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं वहां पे डालूंगा फ्रॉम मुंबई टू स्विट्जरलैंड। तो ये जो मैं सर्च कर पा रहा हूँ पेटीएम के एप्लीकेशन पे, ये क्यों कर पा रहा हूँ? बिकॉज पेटीएम ने पार्टनरशिप की है एमेड्यूएस के साथ। मैं सर्च तो कर पा रहा हूँ, सर्च करने का क्या काम है? मैं वहां से पेटीएम के ऐप पे जाके बुक भी कर सकता हूँ मेरे होटल्स या फिर मेरे टिकट्स। ये क्यों हो रहा है? अगेन बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप विद एमेड्यूएस। चलो सही है। सो ये चीज पार्टनरशिप होने की वजह से मुझे अभी एमेड्यूएस के प्लेटफॉर्म पे जाके अलग से मुझे ट्रैवल बुकिंग्स या सर्च या पेमेंट्स करना नहीं पड़ेगा इफ आई वांट टू ट्रैवल अब्रॉड। मैं यही चीज पेटीएम पे भी जाके कर सकता हूँ क्योंकि पेटीएम ने पार्टनरशिप कर ली है एमेड्यूएस के साथ। चलो तो इसके साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। बट पेटीएम के फाउंडर कौन है? चेयरमैन कौन है? दैट इज विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के हेडक्वार्टर्स इज इन नोएडा। इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। चलिए, सो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम
ये क्या है यार, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था 2004 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन सा मिनिस्ट्री? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमने क्यों बनाया था? ये सर्ट, उसको ही हम बोलते हैं, सर्ट टीम को ही हम बोलते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसका क्या काम है? इसका काम है कि साइबर सिक्योरिटी को अच्छा बनाए रखना गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज में। तो इसका काम क्या होता है कि यार रेगुलेटरी बॉडीज के जो भी प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनके, जैसे जो भी एप्लीकेशंस है, जो भी उनका रेगटेक प्लेटफॉर्म है, सुपटेक प्लेटफॉर्म है, सुपटेक प्लेटफॉर्म आरबीआई का है दक्ष, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उनके जो भी एप्लीकेशंस है, उनके जो भी वेबसाइट्स है, तो उनको ऑडिट करने का काम ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का होता है। क्या ऑडिट करते हैं? यही ऑडिट करते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स है गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज के, कि वो साइबर थ्रेट से बचने के लिए रोबस्ट है या नहीं है, ये देखने का काम उनका होता है, ठीक है। सो एक बार साइबर अटैक हो गया वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो उसको कम कैसे किया जा सके, वो साइबर अटैक के इम्पैक्ट को कम कैसे किया जा सके, इसके बारे में भी पॉलिसीज बनाने का काम आपका सर्ट ही करता है। कौन करता है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो उन्होंने बताया है किस तरह के हमें साइबर अटैक सबसे ज्यादा देखने के लिए मिले हैं, किस तरह के मिले हैं। पिछले साल हमें केसेस देखने के लिए मिले थे साइबर अटैक्स, 1.39 मिलियन साइबर अटैक्स हमें देखने के लिए मिले थे, जिसमें से सबसे ज्यादा अटैक्स देखने के लिए मिले हमें वल्नरेबल सर्विसेज के। वल्नरेबल सर्विसेज मतलब क्या? वल्नरेबल सर्विसेज मतलब ऐसी चीज है जो इंफॉर्मेशन को लीक कर रही है, ठीक है, जिसमें हमारा डेटा ब्रीचेस भी आ गए। हमने कल देखा था कि आईसीबीसी जो कि चाइना का लार्जेस्ट लेंडर है, वहां पे साइबर अटैक हुआ है। किस तरह का साइबर अटैक हुआ है? वहां का डेटा हैक किया गया था, ठीक है। सो दैट इज नोन एज वल्नरेबल सर्विसेज। तो ये वल्नरेबल सर्विसेज की ही सबसे ज्यादा हमने साइबर अटैक्स देखने के लिए मिले थे पिछले साल। उसके बाद क्या आता है? अनऑथराइज्ड नेटवर्क स्कैनिंग और प्रोबिंग। तो उसके बाद किस तरह के अटैक आते हैं आपको पता होगा। आप रेल नेटवर्क्स पे जा रहे हो, आप कोई भी पब्लिक स्पेस में बैठ रहे हो, तो वहां पे बहुत सारे वाईफाई आते हैं, तो वो वाईफाई से हम कनेक्ट करते हैं। तो वो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद काफी ज्यादा साइबर अटैकर्स हमारे फोन से या फिर हमारे लैपटॉप से हमारा डेटा चुराते हैं, या फिर कोई किसी भी तरह का साइबर अटैक करते हैं, जैसे पैसे निकलवा लेना, या फिर आपके मोबाइल का पूरा डेटा स्कैन करके उनके स्टोरेज में रखना, ये सारी चीजें करते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम जैसे अनअवेयर लोग ये कोई भी नेटवर्क्स को स्कैन करते हैं और वाईफाई यूज करते हैं। तो यही यही जो रीजन है, सेकंड हाईएस्ट है इन द केस ऑफ साइबर अटैक्स। तो इसलिए आपको अनऑथराइज्ड नेटवर्क्स में बिल्कुल भी लॉग इन नहीं करना है। तीसरा अटैक है सबसे ज्यादा वेबसाइट डिफेसमेंट का। किसका? वेबसाइट डिफेसमेंट का। मतलब क्या? वेबसाइट पे डायरेक्टली अटैक किया जाता है। वेबसाइट पे डायरेक्टली अटैक किया जाता है, जो भी आपके वेबसाइट्स है, xxx.com, xyz.in, xyz.org, इन लोगों पे डायरेक्टली वेबसाइट पे अटैक किया जाता है, और अटैक करके ये वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो चेंज किया जाता है, तो विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। सोचिए अगर वेबसाइट पे एक पेमेंट लिंक है, साइबर अटैक हुआ, वो पेमेंट लिंक है XYZ ऑर्गेनाइजेशन की, तो XYZ ऑर्गेनाइजेशन की पेमेंट लिंक साइबर अटैकर्स ने मिटा दी और अपनी खुद की लिंक लगा दी, दैट इज abcdef.com, ठीक है, ये उन्होंने पेमेंट लिंक लगा दी। तो अभी जो भी कस्टमर है वो डायरेक्टली साइबर अटैकर को ही पैसा दे रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी लिंक वहां पे लगा दी वो वेबसाइट पे, ठीक है। सो वेबसाइट डिफेसमेंट मतलब क्या? ऐसा अटैक जहां पे वेबसाइट के कंटेंट्स भी चेंज किए जाते हैं। तो इस वेबसाइट में अलग अलग डोमेन्स होते हैं, .in डोमेन होता है, .com डोमेन होता है, .org डोमेन होता है, और तरह के डोमेन होते हैं।
बट हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि डॉट इन डोमेन पे ही सबसे ज्यादा अटैक्स हुए हैं अगर हम वेबसाइट डोमेन्स की बात कर रहे हैं तो। चलिए इसके साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। वेरी इजी न्यूज। कर्नाटका की एक कंपनी है जिसका नाम है एक्वियस, ठीक है। उन्होंने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है एयरबस से, ठीक है। एयरबस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अभी ये एक्वायस जो कंपनी है एयरबस को क्या देने वाली है, ये देने वाली है, ये विंग्स होते हैं ना, एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं, ये उनको वो सप्लाई करने वाली है। और क्या करने वाली है, फ्यूजलेज को भी सप्लाई करने वाली है। व्हाट इज फ्यूजलेज? फ्यूजलेज मतलब ये एयरप्लेन की जो बॉडी होती है उसका फ्यूजलेज बोलते हो, जहां पे ये दिखाया हुआ है देखिए। सो ये बॉडी को फ्यूजलेज बोलते हो। सो एक्वियस एयरबस को फ्यूजलेज और आपके विंग्स प्रोवाइड करने वाली है। तो इसी के साथ हम हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। बट आपके लिए कुछ होमवर्क है। एयरबस कब फाउंड हुई है उसके बारे में आपको मुझे बताना है। एयरबस के एमडी और सीईओ कौन है उसके बारे में मुझे आपको बताना है। और एयरबस का हेडक्वार्टर्स कहाँ है उसके बारे में भी आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल और लिंक्डइन हैंडल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज मेरे साथ वहां पे जुड़िए। वहां पे मैं सारे लेक्चर्स रिगार्डिंग अपडेट्स डालते रहता हूँ। वहां पे मैं मेरे ब्लॉग्स और शॉर्ट वीडियोस भी पोस्ट करते रहता हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, वहां पे आप क्लिक करिए। वहां पे क्लिक करके आप मेरे लिंक पे चले जाओगे, मेरे टेलीग्राम और लिंक्डइन लिंक पे आप चले जाओगे। अगर आपको वैसा नहीं करना है मैं डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप वहां पे क्लिक करिए और आप मेरे से टेलीग्राम और लिंक्डइन पे जुड़ सकते हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये सेशन सबको अच्छा लगा हो। जो भी आपके व्यूज है, जो भी आपके सजेशंस है, जैसा भी आपको लगा हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच। सो लेट्स रीड आउट द कोड दैट हैज बीन रिटन फॉर यू। So it's the quote written by the Albert Einstein. He says that life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको हमेशा चलते रहना है, भागते रहना है, मायूस नहीं होना है, ठीक है। अगर मायूस हो गए तो ऑब्वियसली आप वहीं पे गिव अप कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको हर रोज कुछ ना कुछ मेहनत करनी है ताकि आप आपके एंड गोल्स को अचीव कर सके, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी से, ठीक है। दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज कीप मूविंग। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। थैंक यू सो मच। So right now I'm also going to move because I have to travel from my hometown to Pune. That's why I shooted my lecture at a very early morning at around 6 a.m. or 5:30 a.m. So thank you so much. If you like the video, do let me know in the comment section. Your view, your suggestion is very important for me to grow. Thank you so much for your time. All the best.